नमस्कार सभी को। और आप सभी भली भांति ही जानते हैं कि अब पॉलिटी हम ही ले रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री भी हम ही लेंगे। जैसा कि मैं आपको पॉलिटी के लेक्चर में बता चुका था कि इतिहास भी हम ही पढ़ाएंगे। और इतिहास में देखो, इतिहास की हम बात करते हैं तो पॉलिटी को एक बार थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है। और इतिहास को अब मेन पॉइंट पे लेके आते हैं कि इतिहास ऐसा क्या है इतिहास में कि इतिहास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा है क्या इसमें? देखो, इतिहास में सबसे पहला एक आपके माइंड में जो थीम आती है वो डेट्स की आती है कि सर डेट को कैसे याद करें, ईयर को कैसे याद करें, किसके बीच में वॉर होता है ये कैसे याद करें, कहाँ हुआ ये भी कैसे याद करें, क्योंकि कई सारे वॉर हैं यहाँ पर। क्योंकि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, यानी एंशियंट से लेके ये आपके समय से पहले जो भी कुछ हुआ है या कल के दिन जो भी कुछ हुआ है वह हिस्ट्री में आ जाता है। ओके, जैसे कि हम एंशियंट की बात करते हैं, हम मेडावल की बात करते हैं, हम मॉडर्न की बात करते हैं, तो ये तीन हिस्ट्री होती है। और मैं आपको बता दूं, यूपीएससी आईएएस में देखें तो ये जीएस 1 का पेपर आता है हिस्ट्री से रिलेटेड। और एसएससी बैंक और रेलवे में हिस्ट्री कई हद तक इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एसएससी में बहुत ज्यादा हो जाती है। और एसएससी सबसे ज्यादा फोकस करता है मॉडर्न हिस्ट्री पर, आधुनिक इतिहास पर सबसे ज्यादा फोकस करता है एसएससी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। अब देखें तो आज हम डालते हैं इतिहास यानी हिस्ट्री। तो पहले इसका देखो, आज हमारा पहला लेक्चर है। सबसे पहले हम बनाएंगे स्ट्रेटेजी, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के हम कोई भी परीक्षा पास कर ही नहीं सकते हैं। ये हकीकत है, ये सच है। क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के आप कितना भी लंबा चलते जाओ, उसकी ना तो कभी मंजिल आएगी ना कभी रास्ता खत्म होगा, क्योंकि आप थक जरूर जाओगे, इतना मैं कह सकता हूं। तो इसके लिए हमें पहले पूरी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, यानी सभी आने वाले एग्जामों में कि किस हद तक ये आती है। जैसे कि पॉलिटी में हमने एक इंट्रो बनाया था, आप सभी को पता है, तो ये हम थोड़ा लेक्चर में ही मिक्स कर देते हैं, इसका कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। तो इतिहास यानी हिस्ट्री। अब देखो, हिस्ट्री यानी हम 3 काइंड्स ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो 3 प्रकार की होती है। जैसे कि पहली प्राचीन इतिहास, एक है आपका प्राचीन इतिहास, पहला फर्स्ट। दूसरा है आपका मध्यकालीन इतिहास, यानी इसे बोलते हैं मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास जी, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा है आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। और प्राचीन यदि इंग्लिश में भी लिख देते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे भी बड़े समस्या से घिरे हो जाते हैं कि सर करें तो करें क्या, क्योंकि मैं इंग्लिश की टर्म्स भी साथ लेके चलता हूं। मध्यकालीन की बात करें तो मेडाइवल, और आधुनिक की बात करें तो मॉडर्न। चलिए, तो 3 हिस्ट्री हो गई आपके सामने। देखो, अब कौन कौन से एग्जाम में सबसे ज्यादा कौन कौन सा इतिहास का पार्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हम पहले इस चीज पे एक बार गौर कर लेते हैं। तो प्राचीन इतिहास की मैं बात करता हूं, यानी प्राचीन इतिहास जो है ये कहीं हद तक अब इसका थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। हाँ, यूपीएससी आईएएस की मैं बात करता हूं, यदि यूपीएससी के एग्जाम में हम बात करें तो प्राचीन इतिहास कहीं हद तक ठीक ठाक लेवल का आता है। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल 0 कर दें या बिल्कुल माइनस कर दें, इतना नहीं, मतलब ठीक ठाक लेवल 20 से 30% हमेशा बना रहता है, 25% मान लेते हैं। तो आईएएस में प्राचीन इतिहास लगभग 20 से 25% के आसपास घूमता है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक भी क्वेश्चन भी नहीं आता प्री में। यदि मैं सिविल सर्विसेज की बात करता हूं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि यूपीएससी आईएएस की खास बात है कि वो प्राचीन इतिहास को क्या करता है, अपने आर्ट एंड कल्चर से जोड़ देते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो कभी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन उठता है तो कभी प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन उठ जाता है। ये दोनों बहुत सिमिलर सब्जेक्ट हैं। जब कभी आप कला संस्कृति पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर, तो
कनेक्टिवली एक सब्जेक्ट है दोनों ये, ठीक है। चलिए, तो लगभग लगभग यूपीएससी में इसका 20 से 25% रहता है और गारंटी किसी बात की नहीं है कि कभी आए या ना आए। मतलब यूपीएससी का एक पैटर्न है कि उसका कोई पैटर्न नहीं है। यूपीएससी में कहावत चलती है कि यूपीएससी का एक पैटर्न है कि उसका कोई पैटर्न नहीं है। बस इतना समझ लें आप सभी जो भी यहां पर आईएएस वाले बैठे हैं, लगभग 20 से 25% यहां पर प्राचीन इतिहास का रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट, एक हम बात करते हैं एसएससी के लिए, या सीजीएल ले लेते हैं, सीजीएल। और इसमें आने वाले जितने भी एग्जाम है, एमटीएस, 10+2, सीएचएसएल जो भी हैं ग्रुप डी के, तो उनकी बात कर लेते हैं। एसएससी में लगभग प्राचीन इतिहास का जो आंकड़ा रहता है वो 5 से 10% रहता है बस। इससे ज्यादा एंशिएंट हिस्ट्री में से क्वेश्चन एसएससी को लेके नहीं आते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलिए, ये एसएससी की बात हो रही है। अब रही बैंक की बात। बैंक और रेलवे साथ लेके चलते हैं। तो बैंक और रेलवे में यदि मैं थोड़ा सा देखूं कि प्राचीन इतिहास का कितना हिस्सा लगभग हो सकता है, तो मेरा इतना मानना है कि बैंक में प्राचीन इतिहास तो ना के बराबर आती है, लगभग 3%, 3 से लेके 5% आती है बस। और रेलवे का भी लगभग यही हाल है, प्राचीन इतिहास। तो आप समझ गए होंगे कि यूपीएससी के लिए लगभग प्राचीन इतिहास इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। यूपीएससी को कब ऐसे दौरे पड़ जाएं कि वो कब क्या दे दे, ये हमको भी नहीं पता, ये शायद उनको बनाने वाले को भी नहीं पता होगा। और एसएससी की बात करें तो 5 से 10% आती है। उसके बाद बात करते हैं मध्यकालीन की। देखो, मध्यकालीन इतिहास का एक फंडा काम करता है। इसमें सबसे ज्यादा हम बात करते हैं राजाओं की, यानी काल, दुर्ग, युद्ध, इनकी बात होती है। युद्धों की बात होगी, दुर्गों की बात होगी और काल की बात होगी कि कौन सा राजा कब से कब तक रहा। तो यह बात होती है मध्यकालीन में। और प्राचीन इतिहास का एक अलग ही पैटर्न काम करता है। तो मध्यकालीन इतिहास में ये काल है, दुर्ग है और युद्ध है, ये काम करते हैं। मध्यकालीन इतिहास की मैं बात करता हूं तो लगभग यूपीएससी की हम बात करें, यानी आईएएस में बात करें, तो इसमें लगभग फंडा होता है ये मध्यकालीन इतिहास का। इसी भी लगभग 20 से 25% ही कह सकते हो आप। बस आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ऐसा करिए। 20-25 मत, 10 से 20% करिए इसको आप, तो लगभग ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं यहां से। मतलब एवरेज बता रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो कि किसी ईयर में ज्यादा आ जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन एवरेज के तौर पे देखें तो 10 से 20% आंकड़ा बस इसका रहता है। अब यही बात करते हैं एसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए। एसएससी सीजीएल में लगभग मध्यकालीन इतिहास का मैं आपको बता दूं, इसका थोड़ा ज्यादा वेटेज होता है एसएससी में। तो इसका वेटेज लगभग होता है, आप मान सकते 30%, मतलब इससे बढ़ गया एसएससी में। मेडिवल हिस्ट्री का एसएससी में वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है और यूपीएससी में घट जाता है। अब बात करते हैं बैंक और रेलवे की। बैंक और रेलवे में तो ये भर के आता है भाई साहब। बैंक में तो मैं ना के बराबर कह सकता हूं, लेकिन रेलवे में लगभग इसका आंकड़ा 35% तक पहुंच जाता है, 35%। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं आधुनिक इतिहास की तरफ। आधुनिक इतिहास की मैं बात करता हूं तो आधुनिक इतिहास, इसको मैं रेड करूंगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक इतिहास जो है ये हिस्ट्री का एक वो पार्ट है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें वेटेज लगभग से लगभग सब एग्जामों में बराबर रहता है। किसी भी एग्जाम में कोई भी वेटेज कम नहीं हो सकता। इसलिए आज हम आधुनिक इतिहास ही लेकर चलेंगे और इतिहास की थर्ड ब्रांच मॉडर्न हिस्ट्री को आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। डेली लेक्चर्स होंगे, आप सभी तैयार रहें, तत्पर रहें तत्काल रूप से। बढ़िया। चलिए, तो आधुनिक इतिहास की बात करते हैं। पहले हम बात करें यूपीएससी आईएएस में। यूपीएससी आईएएस की हम बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग से लगभग वेटेज 70 से 90%,
मतलब 80 से 95% लगभग वेटेज रहता है, या 70 से 75 मान लीजिए, 70 से 75% वेटेज रहता है। आप देख लो 10 से 20, 20 से 25, लेकिन 70 से 75% वेटेज, चाहे मैं प्री की बात करूं और चाहे मैं मेंस की बात करता हूं, या प्री है या हमारे पास मान लो मेंस है। और मेंस में आता है GS1, GS फर्स्ट, ओके, और प्री में तो सब्जेक्ट है ही है। अब आते हैं नेक्स्ट, आधुनिक इतिहास की हम बात करें तो SSC की बात करते हैं, SSC CGL, ये हम बात करते हैं। CGL में भी लगभग से लगभग मैं आपको बता दूं 70 से 75, या लगभग 75% आप कह सकते हैं फिक्स डेटा है बिल्कुल, कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। 75% वेटेज होता है पूरी हिस्ट्री में से मॉडर्न हिस्ट्री का, SSC CGL के लिए। और बैंक रेलवे भी इसके पीछे लगातार पड़ी रहती हैं, पीछा नहीं छोड़ती इसका, कहती हैं कि हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे चाहे एग्जाम कोई भी हो। और बैंक और रेलवे की हम बात करते हैं तो लगभग से इसमें भी लगभग आंकड़ा 60 से 70% तक हो जाता है। आप देख रहे हो ना कि मॉडर्न हिस्ट्री सभी एग्जामों में 70 क्रॉस कर रही है या 70 के बराबर आ रही है। ये क्या है, ये मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर आपको वेटेज बताया जा रहा है कि तीनों ब्रांचेस, हिस्ट्री की तीनों ब्रांचेस का जो डेटा है वो कैसे कैसे यहां पर आ रहा है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। सभी डाल लीजिए, इतिहास की तीसरी ब्रांच है आधुनिक इतिहास, और आज वो स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आधुनिक इतिहास, देखिए, आधुनिक इतिहास अपने आप में एक वो आधुनिक समय होता है। अब आधुनिक समय कैसे है इसकी हम चर्चा आज ही करने वाले हैं आपसे। देखिए, आधुनिक इतिहास, ये इतिहास हमसे क्या कह रहा है, पहले हम ये देख लेते हैं एक बार। देखो, इतिहास एक वो घटना, एक वो समय है जो हमें ये बता रहा है कि आप जब नहीं थे, या आपने वो चीज जब महसूस तो कर सकते हो, लेकिन आपने जब वो आंखों देखी। देखो, इतिहास का मतलब होता है कि जैसे आपका बीता हुआ दिन, आपका बीता हुआ कल, आपका बीता हुआ समय, ये इतिहास है जो बीत चुका है, अब कभी नहीं होगा। लेकिन हमारे बड़े बूढ़े ये कह गए हैं कि इतिहास एक बार समय जरूर दोहराता है। ये क्या चीज है कि एक बार समय आएगा, वो इतिहास दोबारा दोहराएगा। ये क्या है, तो इतिहास की भी अपनी एक खास बात यह है कि वो दोबारा लौट कर जरूर आता है। जैसे कि एक छोटी सी बात आपको मैं बता दूं, कभी ये कहते हैं ना कि जब किसी भी आज के टाइम पे, यदि मैं यूथ की बात करता हूं तो यूथ सबसे ज्यादा परेशान इस बात पे होता है, सर मैं पास्ट को मैं कैसे बुलाऊं। अब ये थोड़ा फनी वे में हो गया, ठीक है, पास्ट को कैसे बुलाऊं। तो याद रखना, पास्ट जरूर लौट कर आएगा। ये हंसने वाली बात भी हो सकती है। तो कहते हैं ना कि गुजरा हुआ समय एक बार लौट कर जरूर आता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है, उसकी फॉर्म्स कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो उसी फॉर्म में आए। जैसे आज कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड फैशन हमेशा गोल्ड रहता है, आज भी वो लौट कर आ रहा है, धीरे धीरे किसी भी फॉर्म्स में आ रहा है, किसी भी फॉर्म्स में। पहले एक कल्चर हुआ करता था इंडिया में, एक लूज पैंट पहनते थे, बहुत ज्यादा लूज पहनते थे, ठीक है, और आजकल वो महानगरों में एक फैशन के तौर पर लूज पैंट पहने जा रहे हैं दोबारा से। ये क्या है, इतिहास ने अपना समय फिर दोहरा दिया है। चलिए, तो देख लेते हैं एक बार। अब ये मत चाहना कि भारत सर दोबारा से गुलाम कभी बनेगा। देखो, एक विचारक हुए अरस्तु, अरस्तु ये कह चुके हैं कि सिस्टम घूमता है। सिस्टम कैसे घूमता है, कभी राजतंत्र था तो कभी लोकतंत्र आया, तो फिर कभी राजतंत्र आएगा, तो फिर कभी लोकतंत्र आएगा, तो फिर कभी राजतंत्र आएगा। ये घड़ी है, ये घड़ी का पहिया है जो घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो आधुनिक इतिहास में पहले चैप्टर की हम बात करेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय, इसको हम यूनिट कह सकते हैं, चैप्टर नहीं।
यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यानी यूरोपीय कंपनीज जो हैं, अब कौन कौन सी हैं? आपने यूरोप का नक्शा देखा है? यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसका मैप देखा है? यूरोप में कितने देश आते हैं? हालांकि एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है। अच्छा, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें देशों की संख्या सबसे ज्यादा है? इसका भी आंसर कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि यूरोप आ गया इसलिए मैंने पूछ लिया। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं आप सभी से। देखिए, अच्छा पहले हम आगमन तो छोड़ो, पहले हम यूरोपीय कंपनियों की बात कर लेते हैं। देखो, एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। भारत व्यापार तो करता था, ऐसी बात नहीं है भारत कोई व्यापार नहीं करता था, भारत से व्यापार बहुत होता था। और सबसे ज्यादा भारत से व्यापार बंगाल से होता था। कहां से? बंगाल से। क्योंकि बंगाल के कारण ही भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नवाबों के समय, अभी नहीं, तब पढ़ाऊंगा। अभी आप इतना जान लीजिए। देखो, भारत बिल्कुल अलग था। भारत यहां पर था अपना, भारत बिल्कुल अलग था। इस पर किसी भी तरीके का कोई भी यूरोपीय कंपनी यहां पर प्रवेश नहीं थी। और उस समय यह मेडावल की तरफ था भारत, यानी यहां पर राजा शासन कर रहे थे। और अंग्रेजों के आने के बाद तक भी भारत ने भारत की रियासतों पर राजाओं ने खूब शासन किया। ऐसी बात नहीं है। आपको भी पता है कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उस समय भी अंग्रेज भारत की सरजमीन पर राज कर रहे थे, मौजूद थे यहाँ। देखिए, 1707 तक इतना अंग्रेजों का प्रभाव भारत पर नहीं था, क्योंकि औरंगजेब जिंदा था ना। औरंगजेब जो था ना, वो एक्चुअली में एक कट्टर मुस्लिम राजा था, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन वो अंग्रेजों की सारी कामयाबी, सारे प्लान्स, जितने भी प्लान्स थे उनके, सबको फेल कर दिया करता था। बिल्कुल, क्योंकि औरंगजेब से टक्कर लेना अंग्रेजों की बस की बात नहीं थी। इसलिए अब भारत पर तो राज चल रहा था, भारत पर राजा काम कर रहे थे, ये बेचारे यूरोप में बैठे थे। उस समय क्या था कि भारत से और भारत के इधर की तरफ, यानी दक्षिण पूर्व की तरफ देखें, दक्षिणी पूर्वी एशिया, भाई एक तो है एशिया, एक तो एशिया, और एशिया के साउथ में क्या आता है? भारत। भाई यहां पर तो है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है भारत, जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो एशिया में के साउथ में भारत, और इधर की तरफ आप जाते हो, जापान, ताइवान, थाईलैंड, फिलीपींस, तो यह है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये मैंने किस लिए बनाया है आपको पता चल जाएगा अभी। जैसे कि ताइवान, जापान, फिलीपींस, मलेशिया, मलेशिया नहीं, चलो हाँ मलेशिया भी ले सकते हैं, इंडोनेशिया, ये सारे क्या हैं? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं सारे। देखें, अब ये मैंने क्यों बनाया है, चलिए। तो यूरोप की बात करते हैं हम एक बार। देखो, यूरोप में क्या था कि लगभग 15वीं से और 19वीं शताब्दी के बीच, सेंचुरी, 15वीं से लेके और 19वीं शताब्दी के बीच में क्या होता है कि यूरोप में कई सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कैसे? आर्थिक परिवर्तन, यानी इकोनॉमिकली चेंजेस होते हैं। और इकोनॉमिकली चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि यूरोप में उस समय तकनीक का विकास होने लगा था, यानी डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजीज, यानी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होने लग गई थी। और जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो वो कई कई तरीके से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? जो प्रोडक्ट होते हैं, कच्चा माल होता है, उसको बनाने का तरीका खोज लेती है। आज आपके सामने कितने सारे प्रोडक्ट हैं, ये कहां से बन रहे हैं? ये सारी फैक्ट्रियों से बन रहे हैं, सारी फैक्ट्रियों से। तो इसका मतलब यही है कि आपको समझना होगा कि 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच यूरोप में कई सारे आर्थिक परिवर्तन होने लग गए, प्रौद्योगिकी का विकास होने लगा, के बीच कई आर्थिक परिवर्तन हुए। आर्थिक परिवर्तन हुए जैसे प्रौद्योगिकी का विकास, जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होने लग गया था। ओके, जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होने लग गया था। और क्या था? उत्पादों की संख्या बढ़ चुकी थी।
प्रोडक्ट, उत्पादों की संख्या में वृद्धि हो गई। उत्पादों की संख्या में वृद्धि होने लगी। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, इसको हटाइए एक बार, आर्थिक परिवर्तन, होने लगे। अब देखो यूरोप में 15 से लेके 19 सेंचुरी तक ये सब कुछ हो रहा था, हो रहा था। भारत से कोई लेना देना नहीं है इनका, भारत पे अब मत जाइए, भारत को छोड़ दीजिए, अभी अब यूरोप पर आइए। तो यूरोप में ये सब कुछ हो रहा था। यूरोप में जब ये सब कुछ हो रहा था तो एक्चुअली में क्या था, इटली की मैं बात करता हूं। इटली जो था, इटली, चलो इटली को छोड़ दीजिए, अभी यहां तक देखिए सब कुछ हो रहा था। अब देखो यूरोप में सबसे इंपॉर्टेंट था पुर्तगाल। क्या था? पुर्तगाल और स्पेन, ये दो देश थे, आज भी हैं पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल और स्पेन, सबसे ज्यादा यूरोप के देश पुर्तगाल और स्पेन में 15 से लेकर 19वीं सेंचुरी के बीच कई सारे टेक्नोलॉजीज बन रही थी, प्रोडक्ट बन रहे थे। अब क्या था, आप जानते हो कि उत्पादों की जब संख्या बढ़ेगी तो कोई आदमी इसको बेचना चाहेगा। बेचना इन द सेंस, जैसे कि आज भी आपको पता है कि जब आज हमारे घर में, आज हमारे घर में बहुत ज्यादा जब खाना बन जाता है तो हम पड़ोसियों को तलाशने लग जाते हैं कि भैया खाना दे आओ। जैसे कि शादी में खाना बच गया, अब शादी थी आपके घर पे, आपकी शादी में बहुत सारा खाना बच गया, तो आप क्या करोगे? अनाथ आश्रम चले जाओगे, या फिर मंदिर में जो बैठे होते हैं वहां चले जाओगे, मतलब किसी ना किसी तरीके से उस खाने को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहोगे। तो यही चीज पुर्तगाल और स्पेन करना चाह रहे थे। लेकिन पुर्तगाल और स्पेन के काम में सबसे बड़ी बाधा कौन था? इटली था। क्योंकि इटली जो था वो भारत और भारत के साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया के जितने भी देश थे उन पर कब्जा करके बैठा था, व्यापार का एक अधिकार करके बैठा था। इसे बोलते हैं ट्रेड मोनोपोलॉजी। और ट्रेड मोनोपोलॉजी जो थी ना, वो इटली की थी। किन पर? भारत पर, यानी पूरे एशिया पर जितनी भी ट्रेड काम करता था वो कौन करता था? इटली करता था। लेकिन ये चीजें किससे देखी नहीं गई? ये चीजें देखी नहीं गई पुर्तगाल से। पुर्तगाल इसी चीज से जलता था कि भाई ये इटली क्या कर रहा है, इटली ने तो पूरे विश्व पर व्यापार का एक अधिकार कर रखा है, मोनोपोलॉजी कर रखी है, ये तो किसी को मौका देता ही नहीं है। अब इस चीज को लेके पुर्तगाल और स्पेन में गुस्सा भर उठा। तो क्या हुआ कि यूरोप से एक व्यक्ति गया, मार्को पोलो। क्या गया? मार्को पोलो। भाई पुर्तगाल और स्पेन तो इटली से चिढ़ते थे, क्योंकि इटली तो मोनोपोलॉजी करके बैठा था पूरे एशिया पर व्यापार को, और हाँ, और एक्चुअली में जब आप मैप पर जाते हो तो मैप जो देखते हो ना, मैप क्या कहता है? मैप पुर्तगाल बिल्कुल यूरोप के टॉप पर है, मतलब बिल्कुल टॉप पर नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है। तो पुर्तगाल, अब पुर्तगाल जब अपना व्यापार बेचेगा तो वो इटली के रास्ते होकर बेचेगा, और इटली पहले से व्यापार पर एक अधिकार करके बैठा है, तो वो इटली के सारे माल को डिस्ट्रॉय कर दिया करता था। अब जब सारे माल को डिस्ट्रॉय कर देगा तो आप सोचो ना, पुर्तगाल कैसे व्यापार करेगा? लेकिन फिर भी पुर्तगाल और स्पेन ने एक चाल चली, और क्या हुआ कि 1254 से लेकर और 1324 के बीच में एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो नाम का व्यक्ति था, और यह यूरोपीय यात्री था जो यहां से चला था इन दोनों से, और ये जाता है एशिया की यात्रा करने। ये कहता है कि छोड़ो व्यापार, पहले एशिया की तरफ चलते हैं, जहां आप देखते हैं आखिर इटली इतना पागल क्यों है एशिया में व्यापार करने के लिए। तो मार्को पोलो ने 1254 से लेकर 1324 के बीच इसने यूरोप, एशिया के चीन की यात्रा की। एशिया के चीन की यात्रा की। एशिया के चीन की यात्रा कर ली इसने। और एक्चुअली में जब ये चीन की यात्रा करके आया था ना, तो चीन की यात्रा करके जब 1324 में लौटा तो ये बावला हो गया, ये पागल हो गया था एकदम, ये सदमे में पहुंच गया, ये शॉक हो गया
इसको ये खबर नहीं थी, ये बोल भी पाएगा नहीं। अब बोलेंगे सर ऐसा क्या, इस पे हमला हुआ? इस पे कोई हमला नहीं हुआ। मार्को पोलो जब सीधे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में लौटा तो इसने भैया पूरे यूरोप में हाहाकार मचा दिया। बोला पागलों की तरह कि भैया एशिया में तो बहुत सारा पैसा है। जब इसने एशिया की इतनी अमीरी और रईसी को देखा तो ये पागल सा हो गया था, और पूरे यूरोप में खबर फैलती चली गई कि मार्को पोलो ने वो देखा है, मार्को पोलो ने इतना पैसा देखा है एशिया में। तभी पुर्तगाल वाले समझ गए कि इटली जो है ना, ये इसलिए एशिया में लगा पड़ा है, इसलिए एशिया में अपना व्यापार करता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पैसा है। अब क्या था, तो पुर्तगाल ने सोचा कि यार हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, हम प्रोडक्टों की नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा फायदा क्या है? सारा फायदा तो इटली ले रहा है, और इटली हमको व्यापार करने देगा नहीं, क्योंकि हम जाएंगे इटली के रास्ते, इटली हमको रोक लेगा। और अरबों का भी था थोड़ा सा, इटली और अरबों का व्यापार भी था उस पर, मतलब अरबी जो देश हैं जैसे कि सऊदी अरब है, ये सारे हैं, रियाद है। अब पुर्तगाल ने क्या था, मार्को पोलो लौटकर आ गया। अब पुर्तगाल के मन में खलबली मच गई। पुर्तगाल ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पुर्तगाल ने रास्ते निकालने प्रारंभ कर दिए। कहां तक? ये सोचा कि इटली के रास्ते जाऊंगा तो दिक्कत होगी। अब आपको थोड़ा सा मैप समझाता हूं। देखो जैसे कि ये है आपका अफ्रीका, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक, एग्जैक्ट ढूंढने लग जाओ। मैप में एग्जैक्ट दे रखा है, यानी हाथी के समान इसकी संरचना होती है, हाथी के पैर जैसी है इसकी। अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जिसकी हाथी के समान संरचना है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। और ये जो है, नहीं नहीं ऐसे नहीं करते इसको, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इसको बनाते हैं पानी के रूप में। चलिए, यहां पर ग्रीनलैंड है, यहां पर उत्तर अमेरिका है, यहां दक्षिण अमेरिका है, यहां अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये पूरा एशिया है, चलो यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। अब अफ्रीका, अब यहां पर है अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन, ये अट बैठा अटलांटिक महासागर। और अफ्रीका ये है तो यूरोप ये है। यूरोप में पुर्तगाल यहां पर है सबसे, मतलब नॉर्थ टॉप की तरफ बात करें, नॉर्थ ईस्ट टॉप है ये आपका पुर्तगाल। सारा मैप नहीं बना सकते ना, इसलिए ये बैठा है पुर्तगाल। नहीं, यूरोप इधर है ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसको ज्यादा डीप में ले जाते हैं। यहां है पुर्तगाल, ठीक है, ओके। क्योंकि अब अफ्रीका ये है, समझ गए ना। यहां पर है आपका इंडिया, ठीक है, ये रहा भारत। चलिए, मतलब नॉर्थ ईस्ट से आ जाएगा ना ये ऐसे, ठीक। ये रहा भारत, पुर्तगाल ये रहा, और ये पूरा एशिया है, ये यहां लिख देते हैं एशिया। चलिए, ये बैठा आपका एशिया। तो वो समझने का ट्राई करना एक बार। ये बैठा है एशिया, पुर्तगाल अटलांटिक महासागर, और ये एशिया, ये भारत है, ठीक है। पुर्तगाल आपको पता है, इटली बैठा यहां पर, ये सा भारत, और भारत के साथ आगे, भारत और भारत के साथ आगे दक्षिणी पूर्वी एशिया पर पूरा अधिकार करके बैठा है। ठीक है, पूरा व्यापार करके बैठा है कौन?
इटली, यानी इटली का कब्जा यहां भी है, इटली का कब्जा यहां भी है और इटली का कब्जा यहां भी है। इसे कहते हैं व्यापारिक एकाधिकार। व्यापारिक एकाधिकार। पूरा, लो भाई साहब, ये पूरी मोनोपोलॉजी करके बैठा है इटली। कौन? इसे कहते हैं व्यापारिक एकाधिकार। और जिस प्रकार से पूरा इटली ये भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया पे जो अधिकार करके बैठा है ना, इसको क्या कहते हैं? मोनोपोलॉजी। आपने मोनोपोलॉजी भली भांति जानते होंगे आप। कैसे? कि भाई एक आदमी ही सर्वे सर्वा है, वो किसी की ना सुनता है ना किसी की मानता है, और जो भी उसके काम में टांग अड़ाएगा वो मारा जाएगा। भाई यही तो है। अब पुर्तगाल के साथ बेचारा यही हो रहा था। बेचारा करे तो क्या करे। तो एक्चुअली में पुर्तगाल ने भी बुद्धि लगाई। यूरोप वाले कम थोड़ी ना है किसी से। यूरोप में एक से एक बुद्धि बैठी है। भाई किसी भी देश को गुलाम बनाना शायद मैं मानता हूं एक चतु बुद्धि और कुटी बुद्धि का ही उदाहरण हो सकता है। तो यही चीज मैं कहना चाहता हूं कि पुर्तगाल जो था ना वो कम नहीं था। पुर्तगाल ने भी क्या किया? एक बुद्धि लगाई। पुर्तगाल ने सोचा कि इटली के रास्ते जाऊंगा तो यहां दिक्कत आएगी। इटली के रास्ते यदि मैं जाता हूं तो भैया यहां तो दिक्कत आएगी, क्योंकि भारत तो पहुंचना है मुझे। भारत तो पहुंच जाऊंगा, चलो यहां पर महाराष्ट्र है, यहां गोवा है, यहां केरल है, तमिलनाडु, कहीं से भी कर जाऊंगा, लेकिन इटली तो कान में टांग अड़ाएगा मेरे। अब कैसे जाया जाए यहां से? लेकिन यही चीज कहते हैं ना कि यूरोप में बुद्धि नहीं तो कहां दुनिया में बुद्धि। यदि मैं आज पूरे विश्व का मैप देखता हूं और किसी भी मैप में देखूं तो चतुर बुद्धि मुझे यूरोप में मिलती है, क्योंकि पूरे यूरोप के अधिकतर देशों ने, अधिकतर कंपनियों ने पूरे संसार को गुलाम बनाया, पूरे संसार को उपनिवेश बनाया। कोई छोटी बात नहीं होती। आप सोच रहे हो, हम जब एक घर पर कब्जा करते हैं, उस घर पर उपनिवेश कर लेते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि मान लेते हैं अपने आप को। यूरोप वालों ने पूरे एक देश पर कब्जा कर रखा है। एक देश पर नहीं, इन्होंने फ्रांस नहीं छोड़ा, इन्होंने जर्मनी नहीं छोड़ा, और फ्रांस जर्मनी जो थे इन्होंने चीन नहीं छोड़ा, इन्होंने थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, भारत, और ये तुम्हारा सुमात्रा, ये सारे, अफ्रीका, पूरा अफ्रीका। आप देखें एक ऐसा महाद्वीप जिसमें सबसे ज्यादा देशों की संख्या है वो अफ्रीका है। इन्होंने अफ्रीका नहीं छोड़ा, इन्होंने लैटिन अमेरिका नहीं छोड़ा, इन्होंने खुद अमेरिका नहीं छोड़ा। तो ये पूरा था। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब क्या था? पुर्तगाल ने सोचा कि ठीक है, पुर्तगाल में एक व्यक्ति हुआ हेनरी नाम का। तो हेनरी नाम का जो व्यक्ति है ना, ये क्या करता है? ये नाविक होता है। हेनरी नाम के नाविक व्यक्ति ने क्या किया? अपना पूरा जीवन समुद्री मार्ग की खोज करने में ही निकाल दिया। ये व्यक्ति मर गया, लेकिन समुद्री मार्ग की खोज नहीं कर पाया कि भारत तक पहुंचना कैसे है। लेकिन पुर्तगाल के राजा थे पेड्रो अल्वारेज। पुर्तगाल के राजा का नाम याद रखना, पुर्तगाल के राजा हैं पेड्रो अल्वारेज। कौन है? पेड्रो अल्वारेज। ये हुए पुर्तगाल के राजा अल्वारेज। ठीक है। और राजधानी की बात करते हैं तो पुर्तगाल की राजधानी है, कैपिटल ऑफ पुर्तगाल, लिस्बन। ये लिस्बन राजधानी है और पेड्रो अल्वारेज कौन है? राजा हैं। अब क्या होता है कि पुर्तगाल में जो राजा पेड्रो अल्वारेज होते हैं वो आदेश देते हैं बर्थो को, और बर्थोलोमेओ दियाज ये पूरा नाम है इनका। और ये कौन है? ये एक व्यापारी हैं, और व्यापारी होने के साथ ये नाविक हैं। नाविक मतलब जो पानी में नाव चलाए वो नाविक। ये नाविक हैं, ये नाव चलाते थे। अब नाव चलानी आती थी तो राजा ने सोचा कि यार ये काम कौन कर सकता है? ये काम तो पेड्रो बर्थो कर सकता है। तो बुलाओ, बर्थो को आदेश दिया जाए कि हमारे दरबार में पेश हो जाए। ये ऐसे करके बर्थो आता है दरबार में और बोलता है कि हाँ जी महाराज बताइए क्या काम है आपको। तो ये पेड्रो बोलते हैं कि जाओ भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाओ, क्योंकि हमको भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया से इटली का एक अधिकार तोड़ना है। तो चलिए, बर्थोलोमेओ दियाज 1487 में अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे होते हुए और सीधे अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी सिरे तक पहुंच जाता है
और रास्ता भूल जाता है, और रास्ता भूल जाता है और ये इंडियन ओशन की तरफ आगे नहीं बढ़ पाता, और इंडियन ओशन से उधर की तरफ भारत था। तो ऐसे करके ये रास्ता भटक गया। लेकिन बर्थोलोमेव दियाज जहां पर रास्ता भटका था उस नाम बिंदु का नाम है आज केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप इसका नाम है, और ये आज अफ्रीका महाद्वीप जिसकी संरचना हाथी के पैर के समान है, आज उसका दक्षिणी सिरा आज केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? बर्थोलोमेव दियाज ने की थी। ओके, तो आप सेटिस्फाइड हैं यहां तक? चलिए इसके बाद बात करते हैं जो व्यक्ति भारत के समुद्री मार्ग की खोज नहीं कर पाया वो कौन था? बर्थोलोमेव दियाज था। लेकिन पुर्तगाल को कहां चैन आना था? कहते ना चैन तो बिल्कुल नहीं था, बेचैनी बढ़ती जा रही थी पुर्तगाल की, क्योंकि वो इटली के मुनाफे को देख रहा था बार बार, और इटली के द्वारा कमाए गए मुनाफे से बहुत परेशान हो गया था। वो कहता इटली को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और इटली तो छोड़ो हम अरबों को भी नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करते हैं, यहां से निकलता है वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा सीधा लैंड करता है भारत की सरजमीन पर, और जिसका नाम है कालीकट केरल, कालीकट बंदरगाह, और ये आता है आपका केरल में, या कोचीन भी कह सकते हैं। कोचीन थोड़ा सा दूर था, लेकिन केरल कालीकट पहुंचता है, और वहां पर एक शासक होते हैं जमोरिन, और हिंदू शासक थे जमोरिन। सबसे बड़ी बात देखो, केरल की पॉपुलेशन पूरी मुस्लिम थी, लेकिन वहां पर पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच में एक शासक हुआ करता था, हिंदू शासक, जिसका नाम था जमोरिन, और जमोरिन ने स्वागत किया वास्को डी गामा का। तो 17 मई 1498 को 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर दी। समुद्री मार्ग की खोज की। ओके, तो आप यहां तक समझ गए। आपसे पूछे कि देखो कुछ मूर्ख लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भारत की खोज, अरे भारत की खोज नहीं है, ये भारत के समुद्री मार्ग की खोज है। भारत तो कितने शताब्दियों, कितने ईसा पूर्व से भारत है। यदि भारत का आज मैं इतिहास उठा के देखूं तो भारत का इतिहास इतना पुराना है कि शायद हमारे पन्ने खत्म हो जाएंगे, लेकिन भारत का इतिहास खत्म नहीं होगा। तो ये उन लोगों से कहना कि ये भारत के समुद्री मार्ग की खोज की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं। तो दो व्यक्ति हो गए, वास्को डी गामा हो गया, बर्थोलोमेव दियाज हो गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छे, अटलांटिक महासागर पूरा समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब आते हैं, जैसे ही वास्को डी गामा अकेला नहीं आया था, मैं आपको बता दूं वास्को डी गामा आया था 1200 लोगों के साथ, 1200 जहाजी बेड़ों के साथ आया था ये। और 1200 जहाजी बेड़े जब कालीकट की सर जमीन पर उतरते हैं ना, तो जैसे ही जमोरिन का स्वागत करता है कि आइए, देखो घर में आए हुए मेहमान का स्वागत कौन नहीं करना चाहेगा, लेकिन यदि वो मेहमान पैर जमा कर बैठ जाता है तो एक समय के बाद मेहमान भी बुरा लगने लग जाता है। यही कहानी कुछ अंग्रेजों और पुर्तगालियों की थी, क्योंकि पुर्तगाली आए तो मेहमान बनकर थे, लेकिन इन्होंने अपना पैर इस प्रकार जमाया कि भारत के हर व्यक्ति की नजरों में ये चुभने लग गए, कब जाएंगे कब जाएंगे। लेकिन कब जाने के ऊपर मैं एक थोड़ी सी स्टोरी सुना दूं। पुर्तगाली एकमात्र ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, एकमात्र ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो सबसे पहले आई थी भारत में और सबसे बाद में गई थी भारत से। आपको पता है जब नेहरू जी ने एक विजय ऑपरेशन चलाया था गोवा में 1961, तो कहा था कि नेहरू जी ने जब प्रधानमंत्री बन गए थे और उसके बाद 1961 उनकी दूसरी टर्म चल रही थी, तो उन्होंने क्या बोला, 1961 में विजय ऑपरेशन चलाया और बोला कि पुर्तगालियों को गोवा से खदेड़ा जाए। क्यों खदेड़ा जाए? क्योंकि भारत अब आजाद हो चुका है और यहां पर किसी भी तरीके की कोई भी यूरोपियों की जरूरत नहीं है, हमको इनको यहां से बाहर खदेड़ो। तो 1498 से लेके 1961। लेकिन हम क्या मानते हैं, अंग्रेजों को मानते हैं कि अंग्रेज सबसे ज्यादा राज करके गए थे। नहीं, भारत पर अंग्रेजों ने सबसे अधिक समय तक राज नहीं किया था।
पुर्तगालियों ने किया था 1498 से लेकर आना और 1961 तक आना। आप लगा लीजिए कितने साल हो गए हैं, लगभग से लगभग 1500, 1600, 1700, 1800, 400 सालों से ज्यादा शासन किया है पुर्तगालियों ने। लेकिन यह शासन हमको चुभा क्यों नहीं अधिक समय तक, मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो इनकी नौसैनिक शक्ति और इनके अस्त्र और शस्त्र और इनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इनके सामने टिक नहीं सका कोई। लेकिन अंग्रेजों ने अत्याचार किया है। पुर्तगालियों ने तो केवल इटली का व्यापार तोड़ा था, इटली का व्यापार तोड़ा था और खुद व्यापार से जुड़ गए थे। लेकिन अंग्रेजों ने तो अपनी नीतियों से, अपनी पॉलिसी से भारतवासियों पर जुल्म किया था। इसलिए एक व्यक्ति है जो कम समय रहता है, आप उससे बोलो आप 2 दिन रहोगे, अब वो 2 दिन में इतना सब कुछ कर जाता है कि आप उससे इतना परेशान हो जाते हो, 2 दिन 2 साल के बराबर लगते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके घर में 1 महीना रह रहा है लेकिन आपको परेशान नहीं कर रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों ने हमको परेशान ज्यादा किया और पुर्तगालियों ने परेशान कम किया था। तो फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहां से नोट कर सकते हैं इसको ऐसे, पुर्तगीज, क्योंकि पुर्तगालियों में रहने वाले नागरिकों को पुर्तगीज कहते हैं बेटा, ठीक है। और इसको पुर्तगीज की लैंग्वेज में कहा जाता है एस्तादो द इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया कंपनी। एस्तादो द इंडिया कंपनी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, एस्तादो द इंडिया कंपनी। अब आपको पता है ये कब आई थी भारत में? भारत में नहीं, सॉरी, इनका वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। मैं आपको बता दूं, पॉइंट लिखेंगे सभी। वास्को डी गामा कब आया था भारत में? मई 1498 में। और आया तो था, लेकिन वास्को डी गामा के साथ 1200 जहाजी बेड़े भी आए थे, 1200 जहाजी बेड़े भी आए थे, ठीक है। मई 1498 में आया था। और ये कहां आया था? ये आया था कालीकाट में, कालीकाट बंदरगाह आया था, मैं आपको बताना चाहूंगा। और ये पड़ता है केरल में, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वास्को डी गामा जब आया, ठीक है, 1503 में, 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने क्या किया कि यहां पर एक कंपनी का गवर्नर भेजा जिसका नाम था, आप लिख सकते हैं, पुर्तगाल में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया, पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। और जिसका नाम क्या था, इसका नाम यहां पर लिख देना चाहेंगे हम, इसका नाम नोट कर लें सभी। देखें, इसका नाम था फ्रांसिस कोडी अल्मेडा। फ्रांसिस कोडी अल्मेडा, ये थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर। 1503 में इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए, और 1503 में ही इन्होंने पुर्तगालियों की पहली राजधानी, सॉरी, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? कोचीन में स्थापित की गई। पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की गई।
और उस समय कोचीन को केरल की राजधानी भी कहा जाता था। केरल की राजधानी भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए, तो ये था 1503, मतलब 1503 में। उसके बाद आपको बता दूं, फ्रांसिस कोडी अल्मेडा जो है ना, इनको एक्चुअली में एक मिनट डार्क ले लेते हैं कुछ कलर, चलो ये ले लेते हैं। तो फ्रांसिस कोडी अल्मेडा को एक्चुअली में इसे कहा जाता है नीले व शांत नीति, नीले नीले व शांत जल की नीति का जनक, नीले व शांत जल की नीति का जनक, नीति का जनक बोला जाता है, द फादर ऑफ ब्लू एंड पीस वाटर पॉलिसी। आप इसे लिख सकते हैं, द फादर ऑफ पीस एंड वाटर पॉलिसी। ऊपर लिख देता हूं मैं, चलो यहां पे एक बार देख जाते, वाटर पॉलिसी। ओके, तो ये नीले व शांत जल की नीति का जनक है। और याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पे डबल स्टार लगा लेना। पेपर में पूछा जरूर जाएगा कि नीले व शांत जल की नीति का जनक कौन है, तो आपको आंसर क्या करना है, फ्रांसिस कोडी अल्मेडा, जो कौन थे, 1503 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर थे। और ये पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री इन्होंने ही बसाई थी कोचीन में। और पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री की हम बात करते हैं, पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री जो थी 1505 ईस्वी में कहां बसाई गई थी, कन्नूर में। कहां पर, कन्नूर में बसाई गई थी। ये दूसरी फैक्ट्री थी पुर्तगालियों की, दो फैक्ट्री थी इनकी, कोचीन और कन्नूर में। हालांकि बहुत और भी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट केवल यही ये दो। ठीक है, चलिए। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जो था, आप इसे एक मिनट रुकें, इसे 1505 कीजिएगा, 1505 में आए थे ये। ठीक है, जो फ्रांसिस कोडी अल्मेडा थे 1505 में आए थे। 1503 में तो पहली फैक्ट्री बनी थी। चलिए, बहुत अच्छे, 1505 में ये आए थे, 1503 में पहली फैक्ट्री बन गई थी। ओके, डन। और ये बनी थी 1503 में। ओके, अब नेक्स्ट 1505 में ये दूसरी फैक्ट्री है, आप बोल सकते हो सेकंड फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री ऑफ PEIC। ओके, चलिए, बहुत अच्छे। अब 1505 से लेके 1509 तक, 1505 से लेके 1509 तक की बात करते हैं। तो 1509 ईस्वी में, 1509 ईस्वी में फ्रांसिस कोडी अल्मेडा की जगह, 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्बुकुर्क, फ्रांसिस्को डी अल्बुकुर्क ने, फ्रांसिस्को डी अल्बुकुर्क ने अल्मेडा का स्थान ले लिया, पहले वाले का अल्मेडा का स्थान लिया, अल्मेडा का स्थान लिया, जो द्वितीय गवर्नर बना, जो द्वितीय गवर्नर बना, जो दूसरा गवर्नर बन चुका था, कौन, अल्बुकुर्क। और अल्बुकुर्क ने क्या किया पता है, अल्बुकुर्क ने यह किया कि पुर्तगालियों के, मतलब जितने भी हिंद महासागर में, इसने अल्बुकुर्क को हिंद महासागर में एक चुनौती दी गई कि भाई आप में हिम्मत है ना, तो आप अपने बेस स्थापित करके बताओ। तो अल्बुकुर्क ने क्या किया, हिंद महासागर में इटली के और अरबियों के आने वाले जितने भी जहाज थे ना, उन पर क्या कर दिया,
उन पर सब पर टैक्स लगा दिया और अपने बेस स्थापित कर दिए और लूटपाट चालू कर दी कि इटली का और अरबियों का कोई भी जहाज दिखे उस पर टैक्स लगा दो, उनको लूट लो, यानी इनका व्यापार तोड़ दो। तो अल्बुकुर्क को पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। आप इसे लिख सकते हैं कि अल्बुकुर्क को पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी पीईआईसी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को क्या कर दिया? 2 गुना से 4 गुना कर दिया। और यही खास बात होती है कि जो इंसान को खास बनाती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने लिए काम करता है वो शायद उसको वो कभी सम्मान मिले या ना मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपना और अपने साथ चलने वालों के लिए काम करता है उसको शायद सम्मान जरूर मिलता है। इस बात की मैं श्योरिटी कह सकता हूं। ऐसे ही अल्बुकुर्क था। अल्बुकुर्क ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं तो गवर्नर हूं, मैं तो अपने लिए भी काम कर सकता हूं, अपनी सैलरी उठा सकता हूं, बस मैं तो गवर्नर हूं, मुझे कौन रोकेगा। लेकिन नहीं, अल्मेडा को ये स्थान ना मिलके ये स्थान किसको मिला? अल्बुकुर्क को मिला। और इसके बाद पढ़ेंगे हम नीनो डी कुन्ना को, लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए हम थोड़ा समाप्त चाहते हैं क्योंकि यहां तक आपको हम लाए हैं पुर्तगाली। अब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके बाद पढ़ेंगे हम ये पोलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद आएगा फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करने वाली सबसे अंतिम कंपनी थी जिसका प्रवेश हुआ था भारत में 1664 में। तो चलिए अब पुर्तगाल के बाद पढ़ेंगे हम पोलैंड, लेकिन इसके बाद पढ़ेंगे नीनो डी कुन्ना जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का तीसरा गवर्नर था और जिसने राजधानी को कोचीन से कहां स्थानांतरित किया गया ये हम बताएंगे आपको। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। तो चलिए, और जल्द ही हम प्रस्तावना से रिलेटेड जो पॉलिटी पढ़ा रहे हैं उससे जल्दी हम एमसीक्यू बनाने वाले हैं 10, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रेंड चलाएंगे यूट्यूब पे सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा कमेंट कौन करता है उस क्वेश्चन का। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा साथ अच्छा लगा होगा और जल्द ही मिलते हैं पॉलिटी और हिस्ट्री और एमसीक्यू के साथ। और जल्द ही आपके लिए करंट भी लाया जा रहा है तो बहुत बेहतर तरीके से होगा। आप एक बार करंट को पढ़िएगा एक दिन और फिर बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए, और जितना हो सके आप उतना ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।